अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। इमरान खान फ़ौज की तहवील में, गंडापुर ने वफाक से मदद मांग ली, ऑपरेशन की रात डीक चौक में क्या हुआ। तो नाजरीन, ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। कल काफ़ी लोगों ने मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। जिनके पास मेरा नंबर था वो फ़ोन कर रहे थे, जिनके पास मेरा ईमेल एड्रेस था उन्होंने ईमेल की। तेरी तलाश में हमने कई रहनुमाओं से बातें की, फ़ज़ाओं से रब्त बढ़ाए, हवाओं से बातें की। तो उन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ़्त की कि भाईजान कित्थे हो, आज वीलाग नहीं आया। ठीक है, कोई पता ही नहीं चल रहा हमारे लिए। तो दुनिया में हर तरफ तारीकी है, हम तो विलाग से एक रहनुमाई लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि उन्होंने रब्ता किया जी कि तो आई विलाग क्यों नहीं आया, किधर हैं आप। तो मैं इनफैक्ट ट्रैवल कर रहा था, मैंने सामान तो पूरा साथ रखा हुआ था गाड़ी में, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मैं कोई व्लॉग के लिए टाइम निकाल नहीं सका। तो हैरियत दरियाफ़्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुनाएं, हैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और आपको मैं बता के गया था कि जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपने किया या नहीं किया? तो अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर लें और साथ टल्ली आन कर लें। तो हम जो है अपने प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। इमरान खान फ़ौज की तहवील में, तो कल जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो उस दौरान ये ख़बरें बड़ी चल रही थी। और उसमें जनाब एक मेरी नज़र से कोई मुझे किसी ने कोई ट्वीट भेजा कासिम खान सूरी का कि जी इमरान खान जेल में नहीं है, उन्हें पिछले 3 दिनों से GHQ के एक इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द होता है ना, वो उन्होंने इर्द ही लिखा है, गिर्द नहीं लिखा। जिसके इर्द 150 से 200 तक फ़ौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बनाई है। दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं और रात को कपड़ा उतार देते हैं। बदतरीन टार्चर की जद में हैं ज़राए। अब वैसे मैं तो हैरान हो गया कि इनको ज़राए कौन से बताते हैं। दूसरा, मैंने एक नोट किया है कि जिन दिनों में इमरान खान से PTI वालों की मुलाकात में ताहीर हो जाती है तो उस दौरान कोई ये बात इस तरह की फैला देते हैं। लास्ट टाइम भी हुआ था, किसी कोई इसी तरह का इनका कोई एडवेंचर था इस्लामाबाद पे चढ़ाई के हवाले से। तो वो तब भी कोई जब मुज़ाकरात वगैरह कामयाब नहीं हुए तो फिर कुछ दिन इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएगी और ख़बरें आना शुरू हो गई जी कि इतलात हैं कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है। कोई कहे जी कि उन्होंने पेट कीड़े पै गए ने, कोई कहे जी कि वो उनकी जो है ना हालत बहुत ही नाजुक है। और इस तरह एक पैनिक क्रिएट की जाती है। फिर कोई बंदा अदालत में भी चला गया जी कि मुलाकात नहीं कराई जा रही और हमें तो उनकी सेहत के हवाले से बहुत से खदशात हैं। तो फिर उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान पूछा, इमरान खान क्या, उन्होंने तो कुछ भी नहीं। अब ये वाला जो ट्वीट है ना, ये भी उसी तनाज़र में है कि अभी कुछ दिनों से इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात नहीं हो रही। तो अब ये इन्होंने इस तरह की बातें चलाना शुरू कर दी हैं कि पता नहीं उनको क्या होगा। मुलाकात कुछ दिनों तक हो जाएगी और मुझे नहीं पता, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो हो जाएगी। और भी हर लोग, इनके अलावा भी लोग ये चला रहे हैं। वैसे ये है कि मेरे जहन में आ रहा था कि जिन लोगों ने ये झूठी खबरें फैला रहे होते हैं, अगर ऐसा नहीं है, जिसकी ऑलरेडी आज जेल वाले तरदीद कर चुके हैं, उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी बात नहीं है, वो इधर जेल में ही हैं, आज उनकी तरदीद आई है। अब ये जिन जो लोग इस तरह के काम करते हैं ना, जो झूठी खबरें फैलाती हैं, इसका कोई ना कोई तदारक होना चाहिए। जिनके ज़राए जो है ना इतने बेलगाम हुए हैं कि वो कोई भी आके इनको ख़बर देते हैं और इनका कोई एहतसाब नहीं होता। इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो जेल में भेजने वाला काम है ना कि जी फेक न्यूज़ के चक्कर में, इससे निकलें। इन लोगों को फ़ाइन किया करें जो लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, और ख़ास तौर पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े एक लीडिंग वॉइसेस हैं या लाउड माउथ हैं, इनको फ़ाइन करें। और इनके जो अकाउंट्स हैं उनका पासवर्ड लेके तो इनके अकाउंट जो है ना उनको डीएक्टिवेट करें कुछ अर्सा के लिए, 6 माह के लिए, साल के लिए, ताकि इनको समझ लगे ये इनको ज़्यादा बेहतर सज़ा है। वो जो जेल में भेजने वाला काम है, ना वो जेल में होते हैं और ना ही बाहर होते हैं, यानी कि उनको अदालत जो है छोड़ देती है। तो ये फेक न्यूज़ का कोई तदारक करें। बहुत ज़्यादा इतनी लोग खबरें झूठी फैलाते हैं, इतनी झूठी फैलाते हैं। आज मैं एक खातून का पढ़ रहा था, वो कह रही हैं जी कि मेरा मियाँ जो है वो कहता है कि डी चौक में जो है ना 1000 बंदा मारा गया। तो कहती है, मैं आगे हंसी, तो कहते हैं तुम लोग पागल हुए हो, 1000 बंदा मार गया। मैं कई बच्चों से सुन चुका हूँ जो इंस्टा पे फिर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, कि जी वो जी कोई कहता है 100 बंदा मरा है, कोई 100 से तो नीचे आते ही नहीं है, कोई 200 300, इस तरह के, जैसे कोई वो को मक्खियाँ उन्होंने को मच्छर मारे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं और इसी अफवाहों की बुनियाद पे बदगुमानी, नफ़रत
और ये बागियाना जज्बे जो हैं वो भी एक जन्म लेते हैं। तो खुदारा फेक न्यूज़ का कुछ करें, आपको अंदाज़ा नहीं है ये हमें न्यूक्लियर थ्रेट से बड़ी थ्रेट बनती जा रही है। आपके लोगों के जहन ही बदल गए हैं। ठीक है, जब आपके लोगों का सोच ही आपके कंट्रोल, यानी कि वो आपको उन तक बात ही ठीक ना पहुंच रही हो, तो फिर तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ओवरऑल जो है बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो ये खबर भी ऐसी है। अच्छा, एक और जो है वो कोई पोस्ट भी सर्कुलेट कर रही थी जी कि इमरान खान ने किसी के लिए आर्टिकल लिखा है। मेरी नज़र में नहीं गुजरा, लेकिन उसमें कोई डेली टेलीग्राफ का जिक्र था। अगर कोई लेटेस्ट आर्टिकल है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा जी कि मेरी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार ISI है, लिहाजा अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और DG ISI जो है उनको ज़िम्मेदार करार दिया जाए। और साथ ये भी लिखा कि मैं मौत से डरता भी नहीं हूँ। ठीक है, ये ऐसा होता है, यानी कि इसको एज अ स्ट्रेटजी भी इख्तियार करते हैं जी कि मैंने जिनसे मुझे ख़तरा है मैंने पहले उनका नाम ले दिया ताकि मैं उनको डिफेंसिव कर दूं और कोई मेरे ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई ना हो। लेकिन ये है कि आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई कार्रवाई होगी। ठीक है, जो यानी कि उन्होंने जेल का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, उसमें यही लगता है कि वो इमरान खान को उस लिहाज से थकाना चाहते हैं, मारने वाली उनको पॉलिटिकली एलिमिनेट करने का ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन फ़िज़िकली एलिमिनेशन का कोई ऐसा आई डोंट थिंक सो, यानी कि इट डजेंट मेक एनी सेंस कि अदरवाइज़ अगर बंदा खौफ में बहुत ज़्यादा चले जाए तो उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और जो इस तरह की जो अफवाहों का सिलसिला है, और ये ख़ास तौर पे जो कासिम सूरी वगैरह ने बातें की हैं, इनका कोई तदारक होना चाहिए, और तदारक जो है वो उसका कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करें। वैसे ही बंदे चुकन वाला जो काम है ना, इंतहाई शोदा और इंतहाई अनपॉपुलर, और इससे कोई आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होता। ठीक है, चीज़ों को लीगलाइज करें, जो भी आपने एक्शन लेना है वो उस तरह से करें। तो बाकी यह है कि जेल की तरफ से तरदीद आ गई है। मैंने तो हर कल से जब खबर पड़ी थी तब से अंदाज़ा हो रहा था कि ऐसी कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन जेल वालों ने भी इसके हवाले से तरदीद की है। अब जो है नहीं कि हम अपनी दूसरी खबर की तरफ आते हैं, और दूसरी खबर यह है कि गंडापुर ने वफाक से मदद मांग ली। मदद किस मामले पे मांगी है? वो गए हुए थे, गंडापुर गए हुए थे कोहाट में, और उधर जो है कुरम एजेंसी के हवाले से जो एक ग्रैंड जरगे में उन्होंने शिरकत की, और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो लोग अमन को ख़राब करेंगे उनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाए। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फ़ौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। फ़ौज, पुलिस, इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिश कर रहे हैं। इलाके में कायम तमाम के तमाम मोर्चे बिलाखिर ख़त्म किए जाएँ। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फ्राहम करे। ग्रैंड जिरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। अच्छा, ये काफ़ी उनकी लंबी है एक गुफ्तगू, लेकिन मैं जो उसमें से आपको जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, एक तो ये है कि जो आपकी हुकूमत के मामलात होते हैं ना, उसमें अगर आपकी लड़ाइयाँ चलती रहें ना, आपके स्पीकिंग टर्म ना हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये नहीं है कि गंडापुर ने वफाक से मदद मांग ली तो को बहुत बुरा किया। ये रूटीन होती है, ये होता है, यानी कि अगर अदरवाइज़ कोई इंडिया से तो मदद नहीं मांगी ना, वफाक से मदद मांगनी है। तो जब आप मदद मांगते हैं तो आपका वर्किंग रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो एक दूसरे की मदद भी मिलती है। अगर आप एक दूसरे को बुरा उसके साथ पेश आते हैं तो फिर मदद क्या मिलेगी, फिर तो कुछ और मिलेगा। दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि जो हमने पिछले दिनों भी हमने रिपोर्ट किया, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था जी कि उधर जो है ना अमन कायम हो गया, 10 दिन के लिए सीज़ फायर हो गई है। मैंने ट्वीट किया, मुझे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो उधर पारा चनार में है, उनका मुझे आया, उन्होंने कहा जी मैंने आपका ट्वीट देखा है, तो इधर तो कोई अमन कायम नहीं हुआ, इधर तो अभी जंग जारी है। उस दिन भी उन्होंने कहा जी आज भी झड़पें हुई हैं। फिर मैंने जो सूबाई हुकूमत है उनसे भी पूछा, मैंने कहा जी आप भी कह रहे थे, यानी कि बेसिकली ये था कि उस दिन जो सूबाई हुकूमत है इन्होंने कहा जी कि 10 दिन के लिए सीज़ फायर हो गया। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा जी कि सूबाई हुकूमत ये कह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं उधर जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो वो साहब जिनसे मैं पूछ रहा था, मुझे उनकी कोई ऐसा इंटेग्रिटी मेरी नज़र में डाउटफुल नहीं है, लेकिन उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी आज कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर उनको मज़ीद रिपोर्ट्स के साथ कन्फ्रंट किया कि BBC वाले भी रिपोर्ट कर रहे हैं और लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं जो उधर ग्राउंड पर मौजूद है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ख़बरें आगे गलत जा रही होती हैं, कोई अच्छे की रिपोर्ट जा रही होती है, तो वो अमन जो है अभी तक कायम नहीं हुआ। आज भी
कोई झड़पों की कुछ इतलात थी, आज कुछ जियो की मैं वेबसाइट पर देख रहा था कि उधर हैं। अब इसका तदारक करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है हमारे लिए। हम एक नए नॉर्मल में दाखिल हो चुके हैं कि जिधर हम एक तरह की हालत जंग में होते हैं हर तरफ, और हमें फ़ील ही नहीं होता। बलूचिस्तान में कुछ इलाके हैं जिधर जो है शोरश ज़दा हैं, इसी तरह जो केपी के इलाके हैं ये शोरश ज़दा हैं। अच्छा, ये नहीं है कि कोई अचानक शुरू हुआ है, इधर पहले नहीं था, इधर पहले भी था। इवन कि ये जो ट्राइबल एरिया हैं या वज़ीरिस्तान वगैरह वाले हैं, ये जो कुरम एजेंसी का मामला है ये इससे बहुत ही पुराना है। ये किसी टाइम जब जो पाकिस्तान और ये अभी कोई ड्यूरेंट लाइन वगैरह नहीं बनी हुई थी, उस टाइम किसी टाइम इस पे अफ़गानिस्तान जो है वो भी उसका भी इस पे कब्ज़ा था, इन अ सेंस के जो उस टाइम के गवर्नर थे वो जो अफ़गानिस्तान के एक इलाके के, वो इधर से भी टैक्स लोगों से लेते थे। बाद में कोई जो ब्रिटिश जर्नल हैं वो अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई के लिए गया, तो उसने भी ये रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि ये रास्ता जो है ना, ये बिल्कुल जो कुरम एजेंसी है ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ है। इसको मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि काबुल इसको ज़्यादा करीब है पेशावर की निस्बत। तो वो जब ब्रिटिश जर्नल इधर से गुजरा तो वो इलाका जो है इन्होंने उनके साथ अपनी वफ़ादारी शो की, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमें प्रोटेक्शन देंगे तो हम अफ़गानिस्तान में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, या आपको ये रास्ता मुहैया होगा। तो तब से ये एक जो ब्रिटिश कॉलोनी है उसके अंडर जो एक ओवरऑल यूनाइटेड इंडिया में उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। और बाद में फिर इनके लड़ाई के जो झगड़े हैं बाकी जगहों पर भी, जो ट्राइबल एरिया जो जिनको हम पहले कहते थे जो भी ज़म हो चुके हैं, उधर कोई ज़मीनें ज़्यादा ऐसी कोई अलग से नहीं है, शामलाट टाइप ही हैं। इधर भी शामलाट हैं, इधर फिर भी कोई किसी हद तक तकसीम हुई हुई है। बाय द वे इस पे जो कुरम में जो एक सेक्टेरियन हम ज़्यादा बात करते हैं कि सेक्टेरियन टेंशन जो है बड़ी, हालांकि उधर हैं कोई जो सुन्नी है वो कोई 58% है, कोई शिया 42% है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं थी। ये कोई 1938 के हवाले से उस टाइम को लखनऊ में कोई इस तरह के कुछ शिया सुन्नी कोई झगड़े हुए, तो इधर से कोई लोग जो एक फ़िका जाफरिया के थे वो उधर लखनऊ में जाना चाह रहे थे, 1938 की बात है। तो जो मुखालिफ फ़िरका है यानी कि जो सुन्नी है, उन्होंने उनको जाने से रोका, मुज़ामत की। तब से जो है यानी कि इसको एक सेक्टेरियन कलर भी मिल गया। और फिर जब इधर ये अफ़गान वार शुरू हुई 1979 में, तो उसके बाद बहुत सारे जो महाजिर थे अफ़गानिस्तान से वो हिजरत करके इस इलाके में आए। बहुत सारी ज़मीनों पे वो काबज़ हो गए या उन्होंने उधर कोई काश्तकारी शुरू कर दी। वो जो है ज़्यादा सुन्नी थे, उधर से कोई टेंशन जो है बढ़ती बढ़ती फिर ये होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसमें आपको समझ नहीं लगती कि कोई बंदा ग्रीवेंस से शुरू होता है, फिर जो है आगे को ग्रीड का एलिमेंट आ जाता है, तो ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बढ़ती जाती है, टेंशन जो है वो बढ़ती गई। फिर जो इसका जो जो लैंड के मसाइल हैं, बेसिकली ये नहीं है कि कोई शिया सुन्नी को बिल्कुल नज़रियाती तौर पे लड़ रहे हैं, ये एक कलर है जिसकी बुनियाद पे उनकी तकसीम हो जाती है, जो एक सेक्ट की बुनियाद पे। आगे जो इनके इश्यूज़ आते हैं फिर वो ज़मीन पर आते हैं। कोई जगह हैं जिस पे जो फ़िका जाफरिया के लोग समझते हैं कि वो ये ज़मीन इनकी थी, लेकिन जब अफ़गान इधर आए तो वो इस पे काबज़ हुए। और ये है भी ऐसा कि इतना इन्फ्लुएंस में रहा है, इधर जो टीटीपी ग्रुप है वो भी इतना स्ट्रांग हो गया कि जो इवन उसामा बिन लादेन है, जब 2001 में वार हुई तो उसके बाद जिन इलाकों में वो छुपा रहा है वो भी कोई इसी तरह के इसी बेल्ट के इलाके बनते हैं। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको हम बड़ा एक सादा अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई ज़मीन का मसला हल हो जाए तो मेरे ख्याल बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। और दूसरा, उधर उस इलाके को डी वेपनाइज करने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि उधर लोगों से हथियार लिए जाएँ। बहुत ज़्यादा असला आ गया है, तो ये इसको खुदारा पॉलिटिकल इशू ना बनाएं, इसको एक लॉ एंड आर्डर भी इशू समझें, जिसको एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ज़हन में रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं तो ये हमारा एक नया महाज जो है वो खुल जाएगा, ऑलरेडी खुला हुआ है। कुछ सालों के बाद कोई टेंशन डेवलप हो जाती है इधर भी। इस पे रिसेंटली 2 लोगों ने जिन्हें अच्छा लिखा है, जिसमें से अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो कोई रेफरेंसेस मैं उधर से पढ़े थे। एक हमारे दोस्त हैं ज़ियाउर रहमान, वो जर्नलिस्ट हैं कराची से। आज उनका डान में एक अच्छा आर्टिकल छपा हुआ था, उसका हिस्टोरिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ था उन्होंने। और दूसरा सुहेल हबीब हैं, ये आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर हैं, काउंटर टेररिज्म में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस में। तो एक उनका आर्टिकल था डान में, यानी कि कोई 2-3 दिन पहले उनका भी लिखा हुआ था। तो ये 2 आर्टिकल बड़े अच्छे ओवरऑल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में
हेल्पफुल होते हैं कि ओवरऑल हो क्या रहा है, बजाय इसके कि लोग सिर्फ ये सोचते रहें जी कि को केपी में मसला है तो पीटीआई जो है ना हमने उसके पीछे चढ़ाई करनी है, और अगर कोई बाकी जगहों पे है तो नून लीग पे चढ़ाई करनी है, अदरवाइज़ मसले को नहीं समझना। जो पोलराइजेशन है इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि लोग इतने तकसीम हो जाते हैं कि वो असल मसला भूल जाते हैं कि मसला क्या है। वो कहते हैं कि अगर हमारे मुखालिफ जो है उसको इसमें शिकस्त हो रही है तो हम जो है ना उसको लताड़ेंगे, यानी कि ये नहीं है कि मसला हल होता है या नहीं, इसमें उनका एक होता नहीं है इतनी दिलचस्पी। अब जो है हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और वो ये है कि ऑपरेशन की रात डीक चौक पर क्या हुआ। तो जनाब आला ऑपरेशन जो है ना हम जो है आपको आज ज़रा डिटेल बताते हैं और फिर जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला। तो ये है कि जब डी चौक के लिए काफ़िले पेशावर से निकले तो एक तो ये जो लोग आमतौर पे अंदाज़े लगा रहे होते हैं ना जी कि बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, मैं इस तरह की कंस्पायरेसी थ्योरीज़ को नहीं मानता। फिर कई लोग आते हैं तुसी बड़े भोले हो, वो भाई भोले वाली बात नहीं होती, फैक्ट्स की बात होती है। और मेरा अपना तजर्बा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये जो थ्योरीज़ हैं, कई लोग जो है इसीलिए मानना शुरू हो जाते हैं कंस्पायरेसी थ्योरीज़ को जी कि वो बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं, बड़े जनाब श्रूड लगते हैं कि हमें सारा पता है, हमें वो भी नज़र आ रहा है जो दीवार की दूसरी साइड पे है, और अक्सर उनके अंदाजे गलत होते हैं। तो लिहाजा ऑलवेज़ गो बाय द फैक्ट। और दूसरा उसका कॉमन सेंस, एक चीज़ों का कॉमन सेंस से एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे, डज दैट मेक सेंस और नॉट। तो ये जब से बुशरा बीबी निकली हैं ना तो बहुत सारी बातें हैं, या ये था जी कि पता नहीं बुशरा जो है यानी कि उनकी मोल है, अभी कोई पीटीआई के भी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा था नहीं कि बुशरा बीबी आ रही है। इधर जो फेडरल गवर्नमेंट है ये हर तरह के सरप्राइज़ के लिए तैयार थी और चीज़ों को भांपने की कोशिश कर रही थी कि ये कोई इधर आके सरप्राइज़ ना दे या होगा क्या या कैसे। तो इसके लिए जो इनकी पहली स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हमने इनको एग्जॉस्ट करना है, हमने इनको थकाना है। अगर उन्होंने 26 को इधर 24 को पहुंचते हैं तो हमने कोशिश करनी है कि वो 26 को इस्लामाबाद में पहुंचे। अगर वो 26 को पहुंचना चाह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 28 को पहुंचे, ताकि इनके साथ जो लोग हैं वो भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हों, और उसके बाद जो है इनके हम इनको इनके साथ को निमटने की कोशिश करें। तो लिहाजा इन्होंने पहले ही रस्ते में उनको मुज़ामत देने की कोशिश शुरू कर दी कि रजिस्ट करना शुरू कर दिया। जब ये पंजाब की हदूद में दाखिल आए तो पहला जो उनका एक मार्का था वो उनके साथ था, अटक पुलिस के साथ। और दूसरी चीज़ जो है यानी मुज़ामत के अलावा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो ये थी कि हमने इनका जानी नुकसान जितना यानी कि आइडियली ये है कि होना नहीं चाहिए। मैं जो लॉ इन्फोर्समेंट वालों के लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो इस मामले में कितने कंसर्न होते हैं कि यार को बंदा ना मारा जाए, कि यानी कि उसकी एक अपनी इम्प्लीकेशन होती हैं। और गवर्नमेंट जो है यानी कि गवर्नमेंट को ये था कि भाई इमरान खान जो है वो जो है कोई इन्हीं इस अगर को खून रेजी होती है तो उसका वो पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा इन्होंने उनको जितनी देर बाहर रोक सकते थे या रोकने की कोशिश की वो करते रहे। और फिर यह है कि ये उन्होंने कहा कि चलो अगर पहुंच ही गए हैं तो इनको हम संगजानी में उधर रखने की कोशिश करें। अगर संगजानी में रह जाते तो इनको हुकूमत को मसला नहीं था, लेकिन जब वो संगजानी से भी आगे बढ़ना चाह रहे थे तो इनकी ये कोशिश थी कि अगर जिस दिन पहुँचे हैं इनका ये ख्याल था, ये चाहते थे कि इससे अगले दिन पहुँचे कि इनके वर्कर जो हैं वो और एग्जॉस्ट हो जाए। और दूसरा ये था कि उधर जो है कोई 30-35 हज़ार वर्कर, इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक था कि 30-35 हज़ार वर्कर है। लेकिन वो जब इस्लामाबाद पहुँचे और इधर डी चौक में पहुँच गए तो इनके लिए सरप्राइज़ था, और इनका ये ख्याल था कि वर्कर्स में कोई ख़ास कमी नहीं आई, उतने लोग लेकर आ गए। और उसके बाद इनकी परेशानियां शुरू हो गई और हर बंदा बाथरूम के बाहर जो है ना वो दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुसी निकलो, यानी कि बहुत ज़्यादा पैनिक में चले गए। ठीक है, मत वजी पे सी। उसके बाद इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ जी कि अब इनको हमने रात को उठाना है। और ये इसमें इनका रैशनल ये था कि अगर हम इनको उठाते नहीं हैं, एक तो ये है ना कि हम इनको बैठने दें, बिठा के इनको एग्जॉस्ट करें, लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट ये था कि अगर इनको हमने बैठने दिया तो फिर ये पूरे पाकिस्तान को चोक करेंगे कि जी कोई लोग पंजाब से आ रहे हैं, कोई उधर मसला बन गया है, केपी से जी और लोग आ रहे हैं, और जो हमारी फ़ोर्स है वो एक तरफ वो सैंडविच हुई होगी इनके दरमियान कि इधर कोई डी चौक वालों को डील कर रही होगी और दूसरे जो हैं जो बाहर आने वाले हैं उनको उधर रोकने की कोशिश कर रही होगी, और पूरे जो पाकिस्तान की फ़ोर्स है अदर दैन केपी आप वो ओवर स्ट्रेच हो जाएगी। तो अब यह है कि इनको लिहाजा हर सूरत में रात को उठाना जो है वो था। रात के यानी कि इन्होंने पहले ये किया कि सारे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद किए, इलाके की बिजली बंद की। फिर जो है कोई हेलीकॉप्टर जो है उसने ऊपर एक एरियल विज़िट किया। जब उन्होंने एरियल विज़िट किया
और उन्हें लगा जी कि कोई लोग जो है ना थिन आउट हो गए हैं, कोई रह के ना कोई 10-15 हज़ार रह गए हैं, कोई दूसरे लोग निकल गए हैं। क्या वो इधर ही कहीं इस्लामाबाद में थे या वापस चले गए, ये नहीं आइडिया। अब यह है कि एक और चैलेंज ये आ रहा था कि अगर वो लोग एग्जॉस्ट हुए हुए थे तो फिर दूसरी तरफ ये था कि इनकी अपनी पुलिस फोर्स भी एग्जॉस्ट हुई हुई थी, रेंजर के लोग एग्जॉस्ट हुए हुए थे, यानी वो भी थके हुए थे ना कि कोई 2-3 दिन से उनके रास्ते में कई झड़पें हुई, ये वो इस तरह के मामला। और जो रेंजर के कोई 3 लोग जो हैं वो भी शहीद हो गए थे उन पर जब किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, या जो एक पुलिस वाला जो है वो शहीद हो गया था उधर अटक में। तो अब इन्होंने एक ताज़ा दम जो एक कुमक मंगवाई, यानी कि एक और जो एक दस्ते आए, को 3-4 हज़ार जो है पुलिस के लोग और रेंजर के लोग और आए, और फिर रात के टाइम ऑपरेशन शुरू हो गया, जो कि इन्होंने इनिशियली जो रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की हैं और दूसरा जो है यानी कि आंसू गैस इस्तेमाल किया। बंदे जो हैं यानी कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, यानी मैंने आपको कहा था कि जो सोर्स के हवाले से, हाँ, जो बुशरा बीबी है उनके हवाले से, कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उससे पहले इनको बात लीक कर दी गई बुशरा बीबी को और गंडापुर को जी कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है और आज कुछ नहीं बचेगा। और ये पैनिक में उधर से निकल गए, इन्होंने खुद जो है उधर से निकल गए कि यार उनकी बनेगा, उनके ऑपरेशन हो रहा है और गिरफ्तारियां भी होंगी, और ऑपरेशन का मतलब ये है कि ऑपरेशन बड़ी डेंजरस चीज़ होती है, उसमें जाने भी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये अनर्व हो गए, ये उधर से निकल गए। बाद में कोई पुलिस वालों ने कोई आगाह भी किया जी कि बुशरा बीबी जो है ना वो फ़लाँ जगह पे देखी गई है, अगर आर्डर हो तो हम उसको पकड़ लें। तो आगे किसी सियाने ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ना, जो जा रहा है उसको पकड़ना नहीं है, उसको जाने दे, ठीक है। अगर वो पकड़ी जाएगी तो बुशरा बीबी जो है वो हीरोइन बन जाएगी, तो अगर वो चली जाएगी, फ़रार हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि सारे कहेंगे कि बाजी साड़ी डर गई, बाजी साड़ी डर गई, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने उनको जाने दिया। अब यह है कि ऑपरेशन हुआ है। ये वाली जो मैंने बात आपको सुनाई है सारी, ये आज सुहेल वड़ैच साहब जो हैं उन्होंने अपने कॉलम में लिखी है। उनकी गुफ्तगू से ये उन्होंने एज आ इंफॉर्मेशन लिखी है, वो ये नहीं कह रहे कि मैं ये समझता था, मेरा ये ख्याल है, यानी कि उससे बात क्लियर है कि उनको किसी जो डिसीजन मेकर से उनमें से किसी ने बताई है। एक का तो मुझे आइडिया भी है कि जो उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ी एक कलीदी पोजीशन पे हैं, हो सकता है उन्होंने बताई हो या किसने बताई हो, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इस हद तक मुझे बात समझ आती है। लेकिन जो ये आ रही है ना कि ये बात अभी तक एक मिसिंग पज़ल है, उसमें ये भी लिखा हुआ है जी कि फ़ौज, ये इनके हाथों को बंदा नहीं मरा, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग थे उनके हाथों कोई हलाकत नहीं हुई। वो कैसे हलाकत हुई है, दैट रिमेन्स अ पज़ल। यानी लोग बंदे मरे हैं, या तो फिर ये है कि कोई भगदड़ मची है। कहने वाले जो हैं वो दावा ये भी कर रहे होते हैं कि उनको गोलियों के निशान हैं, मैंने तो नहीं देखे, ठीक है। तो कोई हुआ तो ज़रूर है, यानी कि अगर, और इस तरह के ऑपरेशन अगर हम ये समझें कि जब ये लोग कर रहे थे तो उस टाइम कोई 10,000 बंदा था, तो उनको भी इधर उधर वो भागे होंगे, भगदड़ की भी सूरत हाल हो सकती है जी कि कोई जो है कोई लोग एक दूसरे के ऊपर से गुजरे हैं तो कोई बंदे मर गए हैं। लेकिन अगर उनको फायर लगे हुए हैं तो ये चीज़ जो है ना ये वजाहत तलब है। हुकूमत अभी तक इस चीज़ को डिनाई कर रही है कि हमने यानी कि कुछ किया है। वड़ाई साहब जो है उनका तो मुतालबा ये है जी कि जो बैरिस्टर गोहर हैं उनकी क़यादत में एक फ़ैक्ट फाइंडिंग मिशन बना दें, वो बताएगा कि कितने लोग इनके मरे हैं, और उसमें यानी कि जो भी आपने करना है वो तो एविडेंस बुनियाद पे करना है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, तो उससे बातें क्लियर हो जाएंगी। आज वजारत दाखिला ने भी एक काफ़ी लंबी चौड़ी एक वजाहत जारी की है, जिसका जो एक जिस था उसमें यह था जी कि इसमें फ़ौज इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं थी। फ़ौज वाले जो दिने आए और चले गए, उन्होंने जफ़ियाँ पा के चले गए। बाद में जो है जो इनके साथ किया है वो रेंजर ने और पुलिस ने किया है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल की हुकूमत को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो अमवात हुई वो कैसे हुई। हुकूमत इस चीज़ को मान नहीं रही। अब मेरा आगे अंदाज़ा है इस मामले में इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनका ये ख्याल है जी कि अगर हम 2 बंदे भी मानेंगे ना कि मरे हैं तो वो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन होती है, यानी कि ये बात तो हुकूमत भी मान गई है, ये नहीं कि लोगों ने तारीफ़ करने के लिए नहीं आना। तो शायद वो इसलिए इस चीज़ के बारे में उसको डिसोन कर रहे हैं, और अगर वाकई वो रियलिटी में डिसोन कर रहे हैं तो ये किलिंग किसी और तरीके से हुई है, तो फिर भी हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो फिर बताया जी कि वो बंदे कैसे मरे हैं। कि कोई 4 का तो मैंने आपको बताया कि जो उधर से केपी से इतलात आ रही थी कि 4 जो बॉडीज़ हैं वो उधर गई हैं, कोई एक बलूचिस्तान में गई है, कोई 1-2 के हवाले से पंजाब का आ रहा था, तो कोई 7 को लोग तो हैं।
अच्छा, दूसरी तरफ जो है इनके लॉ इन्फोर्समेंट के भी 4 लोग हैं, उनका बेचारों का कोई जिक्र नहीं करता। यानी कि इधर का ये बात होगी ना वर्कर्स की, वो कहेंगे जी कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का है। वो भाई वो जो 4 जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले, उनको आप अहमियत नहीं देते, ठीक है, वो भी तो इंसान है। लेकिन ये चीज़ अभी तक वजाहत तलब है, ये एक मिस्ट्री है। जो बंदा यानी कि जो भी आज तक किसी फॉरेन या लोकल मीडिया इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाया। ये सवाल मेरे जहन में भी अभी तक बाकी हैं। तो लेट्स सी कि इनका क्या जवाब आता है। नाज़रीन, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो गया, उसकी माजरत चाहता हूँ और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।